हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, बीपीएससी 67th का नोटिफिकेशन आने वाला है। न्यूज़पेपर में ऑलरेडी आ चुका है कि 503 वैकेंसी आने वाली है बीपीएससी 67 के लिए। और परीक्षा टेंटेटिव डेट है दिसंबर 2021 में 12 दिसंबर को होने का चांस है। शायद बीपीएससी करा ले एग्ज़ाम। हालांकि 12 दिसंबर को इलेक्शन है, लेकिन बीपीएससी लग नहीं रहा है कि बीपीएससी एग्ज़ाम रोकेगा, वो करवा लेगा एग्ज़ाम। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे पास सिर्फ 3 महीने का टाइम है और 3 महीने में हमें अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी चाहिए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें मैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करूंगा और उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं उसको भी डिस्कस करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा और आप सब इससे काफ़ी लाभ उठाएंगे। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और पूरे ज़ोर शोर से अब पढ़िए और कोई कमी मत छोड़िए, क्योंकि एग्ज़ाम 12 दिसंबर को मान के चलिए कि हो जाएगा। इसी चीज़ को देखते हुए तो दोस्तों, मेरा जो पहला टॉपिक है वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के डिफिनेशंस के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ वीडियो छोटा से कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स, जो रीज़न है क्लाइमेट चेंज के और उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में मैं पहले डिस्कस करूँगा। पहला है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो क्लाइमेट चेंज का जो पहला रीज़न है वो है ये कि बहुत जल्दी से, बहुत तेज़ी से औद्योगिकीकरण हो रहा है पूरी दुनिया में। हमारे देश में भी अब हो रहा है। पहले हमारे देश में इतनी तेज़ी से औद्योगिकीकरण नहीं हो रहा था, 1991 के बाद होना स्टार्ट हो गया है। दूसरा है एनर्जी यूज़। तीसरा है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। पहले क्या होता था कि लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे, हल चलाते थे और फर्टिलाइज़र्स का यूज़, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ नहीं करते थे, पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करते थे। अब उन चीज़ों का यूज़ होने लगा है, जिस कारण से क्लाइमेट चेंज पे इसका भी प्रभाव पड़ा है। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन लोगों को चाहिए रहने के लिए, इंडस्ट्री बनाने के लिए, जिसके लिए क्या करते हैं लोग, फॉरेस्ट को हटाते हैं, काट रहे हैं। और आपने भी देखा होगा, आपके गांव में पहले छोटा सा गांव रहा होगा, अब ये गांव कितना विकास कर गया होगा, काफ़ी बढ़ गया होगा, बड़ा हो गया होगा गांव। तो ये सब डिफॉरेस्टेशन होने इसके साथ साथ डिफॉरेस्टेशन भी हुआ है, तभी ये गांव बढ़ा है। आगे है कंज्यूमर प्रैक्टिसेस, लाइव स्टॉक, ट्रांसपोर्ट, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन और पॉल्यूशन। तो ये कुछ कारण हैं क्लाइमेट चेंज के। और इसका प्रभाव क्या क्या पड़ता है। राइजिंग टेम्परेचर्स, क्लाइमेट चेंज के कारण टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि बर्फ़ पिघलेगी, और बर्फ़ पिघलेगी तो पानी का लेवल बढ़ेगा समंदर में। तीसरा है अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स। तो ऐसा था कि पहले फलाने महीने में बारिश आएगी, इतनी बारिश आएगी, उसके हिसाब से किसान भी और सरकार भी अपनी स्ट्रैटेजी तय करते थे। अब धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि मौसम के बारे में अंदाज़ा लगाना, प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण। किसी महीने में बारिश। उसके बाद है इंक्रीज़ इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। वेदर इवेंट्स इंक्रीज का मतलब ये हुआ कि जैसे सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी, गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो दोनों तरफ जो एक्सट्रीम चेंजेस हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, कभी बहुत ज़्यादा ठंड सर्दी, ये भी क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है, ऐसा माना जा रहा है। उसके बाद है लैंड डिग्रेडेशन। जैसे कि खेतों में फसल पहले उगती थी बिना फर्टिलाइज़र्स के, लेकिन अब बिना फर्टिलाइज़र्स के फसल उगाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो लैंड है, जो मिट्टी है, वो डिग्रेड हो गई है, उसकी उर्वरकता कम हो गई है। लास्ट है लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। ये भी क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। तो इतने सारे कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स हैं। इन चीज़ों को मिटिगेट करने के लिए, इन चीज़ों पर काबू पाने के लिए दुनिया किस तरह कदम उठा रही है, यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं सोसाइटी पे। तो सिर्फ हमारे इन्वायरमेंट पे ही नहीं, बल्कि सोसाइटी पे भी क्लाइमेट चेंज का काफ़ी ज़्यादा असर देखा जा रहा है। डिस्प्लेस्ड पीपल, लोग एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस हो रहे हैं।
क्योंकि वहाँ लोगों के जीवन यापन के लिए दिक्कत आ रही है एक जगह पे, तो लोग वहाँ से निकल के दूसरी जगह जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण। गरीबी बढ़ती जा रही है, हंगर बढ़ रहा है, माल न्यूट्रिशन बढ़ रहा है, बीमारियाँ बढ़ रही है, और फिर पानी की कमी तो हो ही रही है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने 1992 में 1992 में एक अर्थ समिट किया, यूनाइटेड नेशन सारे कंट्री ने मिलके, ठीक है, 3 से 14 जून 1992 को किया था, जो किया था रियो डे जेनेरियो जो ब्राज़ील में एक शहर है। यहाँ आप देख रहे होंगे, ये है ब्राज़ील का मैप जो बिल्कुल लाइट कलर का दिख रहा है, और यहाँ पे नीचे है रियो डे जेनेरियो। यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के सारे कंट्री ने मिलकर एक समिट किया 1992 में कि भाई जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इससे हम लोग कैसे डील करें, ठीक है। इसमें इसका नाम जो उस टाइम में रखा गया था, वो नाम रखा गया था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इसका नाम आगे चेंज हो चुका है, ये हम लोग आगे देखेंगे आगे के स्लाइड्स में। तो उस टाइम में इसका नाम था UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। अभी ब्राज़ील का कैपिटल ब्राज़ीलिया है, अभी रियो डे जेनेरियो नहीं है। तो आगे कर क्वेश्चन में मिले कि ब्राज़ील का कैपिटल क्या है, तो रियो डे जेनेरियो, इस वीडियो को देख के याद रहेगा, और आप लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। अभी उसका कैपिटल हो चुका है ब्राज़ीलिया, पहले था 1960 से पहले था शायद ये रियो डे जेनेरियो। तो 3 से 14 जून 1992 तक सभी कंट्री ने यूनाइटेड नेशंस के मिलके एक कॉन्फ्रेंस रखा जिसका नाम था अर्थ समिट या UNCED, दोनों नाम है इसका। ये याद होगा आप लोगों ने, ये वीडियो, ये फ़ोटो ज़रूर देखा होगा इंटरनेट पे, मुझे लगता है। ये है क्राइस्ट द रिडीमर, ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है जो रियो डे जेनेरियो सिटी में है। आगे हम लोग देखते हैं इस मीटिंग में जो अर्थ समिट हुआ था 3 से 14 जून 1992 में, इस मीटिंग में 3 मेजर एग्रीमेंट्स हुए थे, डिसीजन लिए गए थे। जो पहला एग्रीमेंट था वो था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पहला था एग्रीमेंट। दूसरा एग्रीमेंट था UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और तीसरा था UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तो इन दोनों के पहले और तीसरे के बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ जो सबसे हमारा मेन टॉपिक है वो है UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसके ऊपर क्या क्या एक्शंस लिए गए और फिर आगे इसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुआ है। थर्ड जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है वो हुआ था क्योटो जापान में। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई, जितने भी इसके मेंबर्स उसमें आए थे सब लोगों ने मिलकर एक संधि पे साइन किया, संधि किया। अब चूँकि ये संधि क्योटो जापान में हुआ था तो इसका नाम रखा गया है क्योटो प्रोटोकॉल, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए इस पर चर्चा किया गया था और इस पर एक्शन लेने की बात की गई थी। तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये बनाया गया था 11 दिसंबर 1997 में। अब ये देखिए कि 11 दिसंबर 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल बना, लेकिन क्या उस टाइम में ये लागू हो गया? तो इसका आंसर है नहीं। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए क्योटो प्रोटोकॉल कब तैयार हुआ, कब बना, तो ये हुआ था 11 दिसंबर 1997 को। लेकिन अब चूंकि बहुत सारे कंट्री ने इस पर साइन करने से मना कर दिया था, क्यों मना किया था इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। और बहुत लेट लतीफ़ा चल रहा था। इसके कुछ रूल्स थे कि 55 कंट्री होने चाहिए कम से कम, और 55% कार्बन एमिटिंग जो देश है उसका साइन करना ज़रूरी था। तो जब ये लोग साइन करेंगे तभी जाके ये क्योटो प्रोटोकॉल फोर्स में आएगा, एक्टिव होगा। तो कम से कम 55 कंट्री, और जितने भी कंट्री जो साइन कर रहे हैं वो 55% जो है नहीं पूरे हुए थे। 2005 में फाइनली ये 55 कंट्री पूरे हो गए थे साइन करने के बाद। तो 16 फरवरी 2005 को ये क्योटो प्रोटोकॉल एक्टिव हुआ, फोर्स में आया। तो देखिए 97 में बना और 5 में आया। 8 साल के बाद ये क्योटो प्रोटोकॉल बनने के बाद एक्टिवेट हुआ। इसमें क्या कहा गया था, टारगेट क्या था कंट्रीज़ का? तो टारगेट था ग्रीन हाउस गैस GHG, ग्रीन हाउस गैस जो आप जानते हैं, इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो ग्रीन हाउस गैस को 5.2%
कम करना था कलेक्टिवली का मतलब दुनिया के सारे देश को मिलके 5.2% ग्रीन हाउस गैस को कम करना था। ये टारगेट था क्योटो प्रोटोकॉल का। इसमें दो बातें थी, एक तो बाइंडिंग ऑन डेवलप्ड कंट्रीज, जो भी डेवलप्ड कंट्री, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, जिसमें इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप हो चुकी थी उस टाइम तक। इंडिया उसमें शामिल नहीं था। आप जानते हैं इंडिया 1991 के बाद इंडस्ट्री बनना इंडिया में स्टार्ट ही हुआ था। उससे पहले था इंडस्ट्री, लेकिन बहुत कम था। तो उस टाइम तक 39 ऐसी कंट्री थी, ऐसे देश थे 39, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड, हैवीली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ थी। और उस कंट्री पे ये जो क्योटो प्रोटोकॉल था वो बाइंडिंग था, मतलब उन लोगों को तो जो फॉलो करना ही करना था 5.2% कम करने के लिए ग्रीन हाउस गैस एमिशन को। लेकिन दूसरी कैटेगरी ये थी कि जिस कंट्री में इंडस्ट्री उतना ज़्यादा नहीं है, उस कंट्री में बाइंडिंग नहीं था, उसको कहा जाता है नॉन बाइंडिंग कंट्रीज़। उन लोगों के ऊपर बाइंडिंग नहीं था। अगला पॉइंट है कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए इसका क्या मतलब है, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सबको 5.2% मिलके एमिशंस कम करना है ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस कम करना है, एमिशन, ये सब के लिए है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफ्रेंशिएटेड, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हमने पहले अभी भी डिस्कस किया कि जो कंट्री हैवीली इंडस्ट्रियलाइज्ड है उस कंट्रीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दी गई थी, और जिसमें इंडस्ट्री कम है, जिस कंट्री में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम थी। लेकिन इंडिया उस टाइम में ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड नहीं हुआ था, हमारा देश, जिस कारण से हमारे देश पे ये बाइंडिंग नहीं था, लीगली बाइंडिंग नहीं था। बाकी 39 कंट्रियों पे लीगली बाइंडिंग था। इसमें आप देखेंगे आगे कि, हाँ अगले स्लाइड में, कि ये देखिए एनेक्स बी कंट्रीज़ वैसे कंट्रीज़ है जिसके ऊपर बाइंडिंग टारगेट है कि इनको तो ये टारगेट अचीव करना ही करना है। अब देखेंगे यहाँ पे यूएसए उन दिनों काफ़ी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री था, आज भी है, लेकिन यूएसए ने इस एग्रीमेंट को साइन नहीं किया, रेटिफाई नहीं किया। तो देखिए ऐसा हो गया ना कि यूएसए इसका मेंबर था, क्योटो प्रोटोकॉल का मीटिंग में आता है, लेकिन उस पर साइन नहीं किया था। इसका मतलब ये हुआ, आप ऐसे समझ सकते हैं, गांव में एक गांव का सदस्य है, जो गांव का सदस्य तो रहता है, लेकिन गांव में कोई ग्रुप बनता है तो उस ग्रुप को साइन नहीं करता है, कहते हैं नहीं मैं तो इस ग्रुप को मानूंगा ही नहीं, मैं इसमें मेंबर नहीं बनूंगा। ऐसा ही था यूएसए से ऊपर है कनाडा मेंबर था, उस टाइम में बाइंडिंग मेंबर था, लेकिन 2011 में कनाडा ने अपना मेंबरशिप छोड़ दिया था। इसके भी कुछ रीजंस थे जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो जितने ब्लू कंट्रीज दिख रही हैं आपको, इन लोगों के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं था। देखिए ब्राज़ील में हुआ था अर्थ समिट, लेकिन ब्राज़ील के ऊपर ही बाइंडिंग नहीं था, क्योंकि ब्राज़ील भी उस टाइम में इंडस्ट्रियलाइज कंट्री नहीं था। ऑस्ट्रेलिया था, यूरोपियन कंट्रीज़ थी, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि 1992 में ही UNFCCC का मेंबर इंडिया बन चुका था। उसके बाद हुआ था कमिटमेंट पीरियड। 2005 में हम लोगों ने देखा कि फरवरी 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल एक्शन में आया। उसके बाद 2005 के बाद 2008 से 2012 तक के लिए फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड बनाया गया था। मतलब कि इस 4-5 साल में, 5 साल हो गए 8 से 12 तक में, 5 साल में दुनिया को 5.2% GHG ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना था 5 साल में। तो पहला जो कमिटमेंट था 2005 के बाद 2008 में स्टार्ट हुआ, और उसके बाद 2012 के बाद ये जब पहला कमिटमेंट ख़त्म हो गया, टाइम ख़त्म हो गया, तो दूसरा स्टार्ट हुआ दोहा अमेंडमेंट। दोहा अमेंडमेंट में ये हुआ कि 2012 के एक्सपायर होने के बाद, इस फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड के एक्सपायर होने के बाद, फिर क्योटो प्रोटोकॉल के जितने भी मेंबर्स थे उन लोगों ने जो कॉप में मीटिंग की, और फिर उस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि सेकेंड कमिटमेंट लाया जाए। तो सेकेंड कमिटमेंट को, चूँकि ये दोहा में हुआ था कॉप, तो इसीलिए इसको कहा जाता है दोहा अमेंडमेंट, जो 2012 से 2020 तक का कमिटमेंट था। तो हम लोगों ने देखा कि पहले कमिटमेंट में था कि 5.2% ग्रीन हाउस गैस कम करना है एमिशन, और दूसरे कमिटमेंट में टारगेट रखा गया था ग्रीन हाउस गैस 18% कम करना है एमिशंस को। तो याद रखिएगा
पहले टारगेट में 5.2% और दूसरे में 18%। तो अब देखिए कि 2012 से 2020 तक दोहा अमेंडमेंट होना था, लेकिन फिर इसमें भी वही प्रॉब्लम आई जो पहले फर्स्ट कमिटमेंट से पहले 2005 से पहले वाली स्थिति थी। बहुत सारे कंट्रीज़ पर एग्री नहीं हो रहे थे। फाइनली 31 दिसंबर 2020 को क्योटो प्रोटोकॉल का जो दूसरा सेकंड कमिटमेंट है वो एक्टिव हुआ, फोर्स में आया है। अब देखिए हमारा टारगेट था 2012 से 20 और 2020 में ये एक्टिव ही हुआ है, तो इसकी स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। कंट्रीज़ जो है इसको साइन करने से कतरा रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। तो 2012 के बाद जब कॉप हुआ, कॉप 21 2015 में हुआ, फिर उस कॉप में डिसाइड किया गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में कि हाँ, तो 2015 में कॉप 21 हुआ था पेरिस में, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसमें डिसाइड किया गया कि हमारा जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो बहुत अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है। तो इन लोगों ने क्या किया, उस टाइम तो देखिए सेकेंड कमिटमेंट आ तो गया था, लेकिन उस पर साइन नहीं कर रहे थे कंट्री, बहुत सारे कंट्री ने साइन नहीं किया था, जिस कारण से ये एक्टिव नहीं हो पा रहा था। तो 2015 में बना पेरिस एग्रीमेंट, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फ़िलहाल 2020 के अक्टूबर में 147 देशों ने साइन कर दिया था सेकेंड कमिटमेंट पे, और उसके बाद 31 दिसंबर 2020 को फाइनली सेकेंड कमिटमेंट जो 18% कम करने वाला था एमिशंस को, वो एक्टिव हो गया, केम इनटू फोर्स। आगे हम देखेंगे कि ग्रीन हाउस गैस, हम लोगों ने चर्चा किया है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने के लिए हुआ था। उस समय 6 ग्रीन हाउस गैस डिसाइड किया गया था कि इन 6 ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को कम किया जाएगा। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड जिसको NOx भी बोलते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड या फिर NOx भी बोलते हैं। उसके बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स HFC, उसके बाद पर फ्लोरोकार्बन्स, और लास्ट में सल्फर हेक्सा फ्लोराइड SF6। तो ये 6 ग्रीन हाउस गैस थे जिसके एमिशंस को कम करना था, टारगेट रखा गया था। आगे हमारा कार्बन ट्रेडिंग, एमिशन ट्रेडिंग। उस टाइम में एक नया टर्म निकल के सामने आया था, कार्बन ट्रेडिंग और एमिशन ट्रेडिंग। इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए उस टाइम में क्या था कि कंट्रीज़ को कार्बन एमिशंस को कम करना था, लेकिन बहुत सारे कंट्री बहुत सारे रीज़न से कारण हो सकता है कि कार्बन एमिशन कम नहीं कर पाए। तो उसके लिए क्या था कि आप कार्बन एमिशन जो आप कम नहीं कर पाए हैं तो वो आप ख़रीद सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। क्या था, मान लीजिए कि ये कैप लग गया, ये लिमिट हो गया कि किसी कंट्री को मैक्सिमम इतना कार्बन एमिट करना है एक साल में, लिमिट से कम कार्बन एमिट कर रहा है, मतलब जितना लिमिट उसको कर सकता था उससे भी कम, उससे भी ज़्यादा वो कार्बन एमिट बचा लिया अपना। और एक दूसरा कंट्री है या फिर दूसरी फैक्ट्री है जिसमें कार्बन एमिशन का लिमिट जिसने क्रॉस कर दिया, इतनी लिमिट है और वो ऊपर यहाँ तक चला गया, ज़्यादा कार्बन एमिट कर दिया। तो क्या करेगा, कंपनी ए जो है वो अपना परमिशन, इसके लिए इसका परमिशन कहाँ तक है, यहाँ तक एमिट करने का है, लेकिन इसने यहाँ तक ही किया है, कम ही किया। मतलब मान लीजिए आप किसी को 100 यूनिट कार्बन एमिट करना था और वो 50 यूनिट ही किया, तो अपना 50 यूनिट वो सेव कर लिया। अब वो जो अपना 50 यूनिट का परमिशन है वो बी कंपनी को सेल कर सकता है, और कंपनी बी ये जो 50 यूनिट परमिशन है वो कंपनी ए से ख़रीद सकती है। ये प्रोविज़न पहली बार क्योटो प्रोटोकॉल में लाया गया, कार्बन ट्रेडिंग या एमिशन ट्रेडिंग जिसको कॉप 21 जो पेरिस में हुआ था 12 दिसंबर 2015 को, मतलब 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 तक। फिर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुई थी UNFCCC के अंडर ही पेरिस में, फ्रांस में। फ्रांस ये है, यूरोपियन कंट्री है, आप सब जानते हैं, कैपिटल है पेरिस, यहीं पे हुआ था कॉप 21। इसे तो सब जानते ही होंगे, कहने की बात ही नहीं है। तो हम लोगों ने देखा है कि क्योटो प्रोटोकॉल बहुत अच्छे से एक्टिव नहीं था, एक्शन में नहीं था, या फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत हो रही थी। तो 2015 में सभी कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कॉप 21 में कि हम एक नया प्रोटोकॉल बनाते हैं, नया एग्रीमेंट बनाते हैं, जिसके तहत हम फिर वही कार्बन एमिशंस की कटौती करेंगे। तो 2015 में 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक मीटिंग हुई थी पेरिस में। इसका गोल क्या है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको
2% से कम रखना है प्री इंडस्ट्री पीरियड से। अभी हम लोगों ने आगे देखा था इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब फर्स्ट स्लाइड या सेकंड स्लाइड में था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जितना टेम्परेचर था दुनिया का, उससे मैक्सिमम 2% ही टेम्परेचर को बढ़ने देना है। मतलब ये कहिए कि अगर एवरेज टेम्परेचर इंडस्ट्री बनने से पहले तक एवरेज टेम्परेचर अगर मान लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, तो अभी मैक्सिमम 39 तक परमिसिबल है, वहाँ तक रोकना है सभी कंट्री को मिलके। अब अगर हम 1.5% कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैक्सिमम 2%। अब देखिए 1.5% भी अगर टेम्परेचर दुनिया का बढ़ जाए पहले की तुलना में, तो ऐसा माना जाता है कि 70 to 90% जो कोरल रीफ्स है समंदर में, वो सारे विलुप्त हो जाएंगे। और 2% अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो कोरल रीफ समंदर में से ख़त्म हो जाएगा। तो फिर भी सारी दुनिया को मिलके 2% तक रोकना है, 2% से आगे नहीं जाने देना है टेम्परेचर को। उसके बाद एमिशन ट्रेडिंग या कार्बन ट्रेडिंग, जो प्रोविज़न क्योटो प्रोटोकॉल में था वही प्रोविज़न पेरिस एग्रीमेंट में कैरी फॉरवर्ड कर लिया गया। लीगल बाइंडिंग क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो सिर्फ 39 कंट्रीज़ पे, जो एनेक्सर बी कंट्रीज़ था सिर्फ उसी पे लीगल बाइंडिंग था, बाकी जो कंट्रीज़ थी उस पर लीगल बाइंडिंग नहीं था, लीगली बाइंडिंग नहीं था वो क्योटो प्रोटोकॉल। लेकिन पेरिस एग्रीमेंट आप देखेंगे, पेरिस एग्रीमेंट जितने भी सिग्नेटरीज़ हैं, जिस किसी भी कंट्री ने पेरिस एग्रीमेंट पे साइन किया है, उस सब के लिए लीगली बाइंडिंग है पेरिस एग्रीमेंट। इंडिया पे भी लीगली बाइंडिंग है पेरिस एग्रीमेंट। इंडिया के लिए क्या टारगेट है? इंडिया को 2030 तक, याद रखिए 2030 तक 30 से 35% कार्बन एमिशन, यहाँ परसेंटेज होना चाहिए, माफ़ कीजिएगा, तो 30 से 35% कार्बन एमिशन को इंडिया को कम करना है 2030 तक, अभी तक नहीं, 2030 तक का टाइम है। अब देखिए इंडिया का इस टारगेट को अचीव करने में इंडिया का क्या परफॉर्मेंस रहा है, ये भी देखिए। एक चीज़ और है पेरिस एग्रीमेंट में, हर 5 साल में इसको ऑडिट किया जाएगा, परफॉर्मेंस ऑडिट, कि हमारा जो टारगेट है उस टारगेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कोई कंट्री उस टारगेट की तरफ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ये भी पेरिस एग्रीमेंट में देखा जाएगा। तो 5 साल में जो है वो ऑडिट किया जाएगा, हर 5 साल में। ये एक नया प्रोविज़न था पेरिस एग्रीमेंट में। इंडिया का जो है वो देखिए 2030 तक अनकंडीशनल है, कोई कंडीशन नहीं है। 2030 तक 30 से 35% कार्बन एमिशन कम करना है तो करना है, ठीक है। 2005 की तुलना में 2005 में जीडीपी के रेशियो में जितना कार्बन एमिट इंडिया कर रहा था, उसके तुलना में 30 से 35% कार्बन एमिशन 2030 तक इंडिया करेगा, कम करेगा। अब ये देखिए क्या इसका मतलब ये हुआ, क्या इंडिया कार्बन एमिशन पहले से 2005 से पहले जितना कर रहा था उससे कम हो जाएगा? तो एक कंडीशन देखते हैं। मान लीजिए इंडिया का जीडीपी 100 यूनिट है 2005 में, और इंडिया 100 यूनिट कार्बन एमिट कर रहा है। अब 2030 में इंडिया की जीडीपी 300 यूनिट है। अब 300 यूनिट अगर 3 गुना बढ़ गया, जीडीपी अगर 3 गुना बढ़ गई है, तो कार्बन एमिशन को भी उसी रेशियो में 3 गुना बढ़ना चाहिए। तो अगर 100 यूनिट पहले कार्बन एमिशन था, तो कार्बन एमिशन होना चाहिए अभी 300 यूनिट 2030 तक। लेकिन 30 से 35% का ये मतलब हुआ कि 35% कम करना है। 300 का 35% जोड़ लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा? 105। इंडिया को मैक्सिमम कार्बन एमिशन 195 यूनिट 2030 तक करना पड़ेगा, कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 2005 में इंडिया 100 यूनिट कार्बन एमिशन कर रहा था और 2030 में 195 यूनिट कर सकता है। तो कार्बन एमिशन इंडिया का बढ़ा, लेकिन परसेंटेज, जीडीपी के परसेंटेज, जीडीपी के कंपैरिजन में, रेशियो में ये घट गया है। आगे उसके बाद है कोपेनहेगन अकॉर्ड। कोपेनहेगन अकॉर्ड को हम आगे चर्चा करेंगे, छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ देख लेते हैं। इसमें क्या था कि 20 से 25% इंडिया को एमिशन कम करना था 2020 तक। और कोपेनहेगन अकॉर्ड में आप देखेंगे कि फिर आगे एक लास्ट ईयर ही आया था, एक एनवायरनमेंट मिनिस्टर का एक न्यूज़ था, प्रकाश जावड़ेकर साहब थे। उन्होंने कहा था कि इंडिया को 20% कम करना था। ऑलरेडी इंडिया 21% टारगेट अचीव कर चुका है। यहाँ देखेंगे आप, हमने 2020 तक 21% ऑलरेडी अचीव कर लिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया राइट पाथ पर आगे बढ़ रहा है।
आगे है